देखिए कक्षा 10वीं क्लास क्लास 10 मध्य प्रदेश राज्य के समस्त विद्यार्थी जो एमपी बोर्ड से अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों की वार्षिक परीक्षा, कौन सी परीक्षा? वार्षिक परीक्षा की हम कर रहे हैं तैयारी। आपका वार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो आएगा 80 नंबर का, और उसमें आपके पूरे प्रश्न लगभग पूरे प्रश्न आपके प्रश्न बैंक 2022 से आपके पूछे जाएंगे। प्रश्न बैंक विमर्श पोर्टल जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर एमपी बोर्ड ने अपलोड कर दिया है, उसी प्रश्न बैंक से यहाँ पर हम इसको हल करने वाले हैं, इसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। इस प्रश्न बैंक का हम अध्याय 3 आज बिल्कुल नया वाला अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। अध्याय 3 लोकतंत्र एवं विविधता। अध्याय 3 का नाम है हमारा लोकतंत्र एवं विविधता। ये वाला अध्याय आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ये वाला पाठ लिखवाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लिखवाने में मैं समय खराब नहीं करूंगा। आप लोग को मैं सिर्फ प्रश्न लिखवाऊंगा और इसके जो आंसर है, इसके आंसर आपको इस प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। जो विमर्श पोर्टल है, विमर्श पोर्टल पर जो प्रश्न बैंक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो प्रश्न पेपर में आने वाले हैं, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मात्र 20-25 रुपए की जो गाइड है, 20-25 रुपए में ये जीबीआई कंपनी और जीपीएच कंपनी ने बना करके लॉन्च कर दिया है। तो आप लोग मार्केट से 20 रुपए की ये वाली जो गाइड आती है, जीबीआई कंपनी की गाइड, जिसमें उसने 2022 के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन दिया है, ये गाइड आप मार्केट से खरीद लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोग को सिर्फ समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप बिना समझे याद करोगे तो उसमें आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत जा सकती है ना। याद करने में आपको समय अधिक लगेगा। हो सकता है कि एक प्रश्न याद करने में आपको आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए। लेकिन अगर आप प्रश्न को पहले समझ लेते हो और समझने के बाद फिर घर पे जाके याद करते हो, तो फिर आपको याद करने में बहुत ज़्यादा क्या होगी, आसानी होगी। तो आप लोग बिल्कुल हाथ बांध करके बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझो, और इस प्रकार समझो कि तुमको यहीं पर क्या हो जाए, याद हो जाए। मैं तुम लोग को सिर्फ क्वेश्चन लिखवाऊंगा, तुम लोग को मैं उसके आंसर नहीं लिखवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए इस अध्याय का, सांप्रदायिकता समाज के लिए घातक है, समझाइए। लिखो क्वेश्चन, सांप्रदायिकता समाज के लिए घातक है, समझाइए। क्वेश्चन क्या लिखोगे? सांप्रदायिकता समाज के लिए कैसी है? घातक है, समझाइए। क्या समाज के लिए घातक है? सांप्रदायिकता किसके लिए घातक है? समाज के लिए क्या है? घातक है, समझाइए। ठीक है, सांप्रदायिकता समाज के लिए घातक है, समझाइए। ठीक है, 4 नंबर लायक क्वेश्चन है। ठीक है, जो सांप्रदायिकता होती है, सबसे पहले समझो सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है देश का धर्म के आधार पर या जात के आधार पर बट जाना, इसको हम कहते हैं सांप्रदायिकता। जब लोग देश के बारे में ना सोच करके अपने धर्म विशेष के बारे में सोचते हैं या अपनी विशेष जात के बारे में सोचते हैं, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। जब लोग अपनी जात जब लोग बाग योग्यता के आधार पर वोट नहीं डालते हैं, बल्कि अपने धर्म के आधार पर या अपनी जात के आधार पर वोट डालते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। तो देखिए, सांप्रदायिकता समाज के लिए निम्न प्रकार से घातक है। पहला पॉइंट, सांप्रदायिकता देश की जनता को समूहों तथा सांप्रदायिकता में बांट देती है। जो सांप्रदायिकता होती है, सांप्रदायिकता क्या करती है? देश की जनता को क्या करती है? बांट देती है समूहों में। तेली लोग अलग संगठन बना रहे हैं, पवार लोग अलग बना रहे हैं, बनिए लोग क्या बना रहे हैं? अपना अलग संगठन बना रहे हैं। आ जाओ, सांप्रदायिकता क्या होती है? देश की जनता को, देश के लोगों को क्या कर देती है? बांट देती है। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर क्या कर देती है? बांट देती है। दूसरा, सांप्रदायिक तत्वों द्वारा फैलाई जाने वाली अफवाहों और गड़बड़ी से देश की शांति की हो जाती, भंग हो जाती है। जो सांप्रदायिक तत्व होते हैं, जो धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण देते हैं, है ना कि नहीं? धर्म के नाम पर क्या करते हैं? भड़काऊ भाषण देते हैं और देश को बांटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काते, मुसलमानों को हिंदू के खिलाफ क्या करते हैं? भड़काते हैं। तो देश को बांटने का प्रयास करते हैं।
किस रूप में? सांप्रदायिक रूप में क्या करते हैं? बांटने का प्रयास करते हैं, उससे देश की क्या भंग होती है? शांति भंग होती है। अगला, सांप्रदायिकता से विभिन्न वर्गों में द्वेष को बढ़ावा मिलता है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है मतलब कि देश का बढ़ जाना, जात पात के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, धर्मवाद के आधार पर, एक दूसरे मतलब एक वर्ग जो होता है, एक धर्म वाले दूसरे धर्म को क्या करते हैं? द्वेष की दृष्टि देखते। एक जात वाला दूसरी जात वाले को करता है मतलब कि हीनता की दृष्टि से क्या होता है? देखता है। सांप्रदायिक दुर्भावना के कारण समाज में पारस्परिक सहयोग की भावना समाप्त हो जाती है। जब सांप्रदायिकता बढ़ती है तो समाज में जो पारस्परिक सहयोग की भावना होती है, जो लोग एक दूसरे से सहयोग करते हैं, वो सहयोग की भावना क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। किस कारण से? सांप्रदायिकता के कारण से। तो इस प्रकार सांप्रदायिकता के माध्यम से क्या होता है? देश का क्या होते जाता है? पतन होता चला जाता है। बन जाएगा क्वेश्चन, पेपर में आएगा। तो ये क्वेश्चन तुमने समझ लिए हो, ठीक है। अब लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं है, लिखा लिखा काम मिल जाएगा, प्रश्न बैंक वाली गाइड में तुम लोग को मिल जाएगा। अब घर जाकर के तुमको उसको तुरंत क्या करना है? याद करना है। 20-20 रुपए की तुम लोग की गाइड आ रही है, सब तुम याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश के विकास में आवश्यक है, समझाइए। क्वेश्चन क्या लिखोगे? महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, क्वेश्चन लिखो, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश के विकास में आवश्यक है। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश के विकास में क्या है? आवश्यक है। इसको आपको समझाना है। किसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व? महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इसका मतलब यहां पर यह होता है महिलाओं की राजनीति में भागीदारी, ठीक है। देश के विकास के लिए क्यों आवश्यक है? देखो, अगर मान चलो राजनेता का मतलब होता है राजा। अभी नरेंद्र मोदी राजनेता है, मतलब वो देश का क्या है? एक प्रकार से राजा है, ठीक है। विधायक हो गया, एमएलए हो गया। देश के जितने भी नियम होते हैं, देश के जितने भी कानून होते हैं, कौन बनाते हैं? नेता लोग बनाते हैं। और भारत देश का जो समाज है वो कैसे समाज रहा है? पुरुष प्रधान क्या रहा है? समाज रहा है। जितने प्रकार के पुरुष होते हैं वो महिलाओं को क्या देखते हैं? अपने से कम आंकते हैं और अपने से हीनता की दृष्टि में देखते हैं। तुम्हारे परिवार में भी कौन प्रधान है? पापा प्रधान है। कौन कमाएगा? पापा कमाएंगे। मम्मी क्या करेगी? घरेलू काम करेगी, झाड़ू पोछा लगाएगी। तो इस प्रकार की सोच कायम में होती है, भारतीय समाज में होती है। और महिलाओं को हमेशा क्या करा जाता है? दबाया जाता है। और अगर नियम बनाने वाला हमेशा पुरुष ही रहेगा तो महिलाओं को विकास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व मतलब महिलाओं को भी नेता बनना चाहिए, एमएलए बनना चाहिए, सांसद बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर महिला प्रधानमंत्री बनेगी या महिला मुख्यमंत्री बनेगी तो कुछ कुछ कानून किसके लिए भी लेकर के आए जाएंगे? महिलाओं के लिए भी कुछ कानून लेकर के आए जाएंगे। तभी देश का क्या हो पाएगा? विकास हो पाएगा। मान चलो एक देश ऐसा है जहां पर 50 पुरुष और 50 क्या है? महिला। और दूसरा देश भी ऐसा है जहां पर 50 पुरुष है और 50 क्या है? महिला। एक देश में सिर्फ पुरुष से पुरुष काम कर रहा है और महिला लोग काम कर रहे क्या? नहीं। तो वो देश जहां तरक्की करेगा, या फिर एक देश जिसमें पुरुष भी काम कर रहा है और महिला भी काम कर रही, वो देश तरक्की करेगा। जहां पर जब भारत देश में सिर्फ कौन काम करता है? पुरुष काम करता है, तो वो देश उतनी तरक्की कर पाता है क्या? और अमेरिका में पुरुष भी तो काम करते हैं और महिला लोग भी क्या करती है? तो इसलिए आज अमेरिका क्या है? आगे है, ठीक है। आ रहा समझ में तुम लोग को? ऐसा होता है, ठीक है। तो महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देश के विकास में क्या होता है? आवश्यक होता है, समझाना है। तो चुनावी राजनीति, जो चुनाव होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं?
चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग के पीछे सिर्फ सोच यही नहीं है कि उनकी मौजूदगी बढ़े, बल्कि यह भी है कि राजनीतिक विमर्श में उनकी भागीदारी हो। महिला लोग भी क्या करें, राजनीतिक विचार विमर्श करने में क्या ले, अपनी भागीदारी ले। अवसरवादी था, उन लोग को भी अवसर मिले, महिलाओं को। लैंगिक भेदभाव, जो लैंगिक भेदभाव होते हैं, लड़का लड़की का भेदभाव, है ना, कि घर में होते ना कि लड़का है तो वो सब कुछ कर सकता है, लड़की तो घर के अंदर चार दीवारी में क्या होकर रहेगी, पेक होकर के रहेगी। ये जो भेदभाव होते रहते हैं, ठीक है, लैंगिक भेदभाव, ठीक है, कि भैया लड़की है तो बाहर पढ़ने नहीं जाएगी, और लड़का है तो भले साला रात के 2 बजे घर पे आए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लड़की है तो घर पे खाना बनाएगी, लड़का है तो आराम से बिल्कुल पसरा रहेगा, है ना कि नहीं, घर पे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। लैंगिक भेदभाव और अति पुरुषवादी विमर्श। अति पुरुषवादी का मतलब क्या होता है कि भैया, मतलब कि कई परिवार होते हैं ना कि लड़का को जन्म देने के लिए, मतलब कि लड़का है तो हमारे घर का वारिस है, और लड़की है तो मतलब कि हमारे ऊपर बोझ है। कई लोग की विचारधारा ऐसी बनी रहती है, लड़की को पढ़ाओ मत, उसकी शादी के लिए मैं पूरा पैसा खर्च करो, ये करो वो करो, है ना कि नहीं। इस प्रकार की जो सोच होती है ये बहुत ही गलत सोच होती है, ठीक है। अति पुरुषवादी विमर्श हावी होता है। अगर महिलाएं, सुनो, अगर महिलाएं चुनाव लड़े, अगर महिला चुनाव लड़ करके जीत करके राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेती है, तो भी ये जरूरी नहीं है कि राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाए। झांसी की रानी जब महारानी बनी थी तो कई सारे पुरुष लोग की जल गई थी। मतलब वो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे वो लोग, पुरुष लोग, कि एक महिला होने के बाद क्या कर रही है, राज कर रही है, और हम पुरुष होने के बाद राज नहीं कर पा रहे, ठीक है। और झांसी की रानी लड़की होने के बाद अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकी, वीरों की तरह शहीद होकर के लड़ी, ठीक है। और कई लोग, राजा महाराजा लोग अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे, ठीक है, ऐसी कंडीशन थी। तो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये बात है कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मतलब महिलाओं को भी राजनीति में लेना चाहिए, भागीदारी लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो, नारीवादी आंदोलन को समझाइए। लिखो क्वेश्चन, यह अध्याय आज खत्म कर देंगे ना। क्वेश्चन क्या लिखोगे, नारीवादी आंदोलन को समझाइए। नारीवादी आंदोलन को समझाइए। क्वेश्चन क्या लिखोगे, नारीवादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन को समझाइए। नारीवादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन को समझाइए। नारीवादी आंदोलन क्या था, देखो, नारीवादी राजनीतिक आंदोलन विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलन की एक श्रेणी है। जो नारीवादी आंदोलन है, ठीक है, कौन सा आंदोलन, नारीवादी आंदोलन राजनीतिक आंदोलन, विचारधारा और सामाजिक आंदोलन की एक श्रेणी है, जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और लैंगिक समानता को परिभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करते हैं। नारीवादी आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक लक्ष्य हो गया, समाज में लड़का लड़की के बीच में जो भेदभाव होता है वो समाप्त करने के लिए क्या चलाया गया, नारीवादी आंदोलन चलाया गया। इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना शामिल है। अभी भी क्या होता है कि महिला है तो ये वाली नौकरी नहीं करेगी, पुलिस की नौकरी नहीं करेगी, ठीक है। अभी एक लड़की है, उसने एग्जाम निकाल ली पुलिस का, लेकिन घर वाले उसको नौकरी नहीं करने दे रहे, उसकी इच्छा करने की, है ना कि नहीं, ये काम नहीं करेगी, पढ़ाई नहीं कर पाएगी। आजकल तो पढ़ा दे रहा है, आज से 20 साल पहले लड़कियों को मतलब कि गाँव से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जाता था, ऐसी क्या थी, कंडीशन थी, है ना कि नहीं, है ना। तो नारीवादी आंदोलन के माध्यम से महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा और पेशेवर, मतलब व्यवसाय अवसर स्थापित करना क्या है, शामिल है। आधुनिक स्त्रीवादी विमर्श की मुख्य आलोचना हमेशा से यही रही है कि इसके सिद्धांत एवं दर्शन मुख्य रूप से पश्चिमी मूल्यों एवं दर्शन पर आधारित रहे हैं। नारीवादी आंदोलन की सिर्फ एक ही आलोचना ये रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत देश की नारी क्या बन जाए, अमेरिका की क्या बन जाए, नारी बन जाए, ठीक है। क्योंकि अमेरिका की जो नारी होती है, अमेरिका की जो लड़कियां होती है, अमेरिका का बता रहा हूं तुम लोग को, अमेरिका का कल्चर क्या है। अमेरिका का कल्चर ये रहा है, इसमें लिखा है इसलिए तुम लोग को बता रहा हूं, बताओ नहीं बताऊं,
अमेरिका का कल्चर ये रहा है कि अमेरिका की जो लड़कियां होती है उनके 4-5 पति होते ही कम से कम मिनिमम, ठीक है, और कब तलाक हो जाए पता नहीं चलता है। और अमेरिका का कल्चर इतना खराब हो चुका है कि बच्चे को ये पता नहीं होता कि उसके उसके पिताजी कौन है, उसकी मम्मी कौन है करके, ठीक है। आ रहा है समझ में? कहाँ पर? अमेरिका में। तो बस यही लगता है कि जो भारत का जो कल्चर है, ठीक है, 7 जन्मों वाला रिश्ता, कहीं वो सिस्टम बदल करके कहीं अमेरिका वाला सिस्टम ना हो जाए। अमेरिका में ऐसा होता है कि इस साल शादी हुई, 2 साल बाद तलाक, फिर अगली शादी हो गई, ठीक है। लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ करते। कहाँ पर? अमेरिका का बता रहा हूँ तुम लोग को मैं। तो कई लोग को लगता है कि नारीवादी जो आंदोलन है कहीं वो पश्चिम मूल्य का मतलब होता है पश्चिमी देश, जैसे अमेरिका वगैरह होगा, है ना, उस पर क्या आधारित है। हालांकि जमीनी स्तर पर स्त्रीवादी विमर्श हर देश एवं भौगोलिक सीमाओं पर अपने स्तर पर सक्रिय होते हैं और हर क्षेत्र की अपनी खास क्या होती है, समस्याएं होती है, ठीक है। तो ये था नारीवादी क्या आंदोलन। बन जाएगा ये, बाकी और भी अपनी तरफ से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन लिखो, घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है, व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखोगे? घरेलू हिंसा। लिखो क्वेश्चन, घरेलू हिंसा कानूनी अपराध है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर गाइड से कर लेना, बाकी भी समझ मत लो, है ना। क्वेश्चन क्या लिखोगे? घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है? घरेलू हिंसा का मतलब क्या होता है? घरेलू हिंसा का मतलब जो होता है कि शादी हो, एक तो देखो, एक तो तुम गए लड़की शादी करो, तुमने शादी करने के बाद तुम दारू पी के आ रहे हो और अपनी पत्नी को क्या कर रहे हो? पीट रहे हो, मार रहे हो, और मारने के साथ साथ उसके साथ हिंसा कर रहे हो। उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हो कि तेरे बाप ने क्या दिया मुझे, तेरे बाप ने मुझको दहेज नहीं दिया है। उसके साथ तुम हिंसा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। इसको कहते हैं घरेलू हिंसा। दहेज के लिए प्रताड़ित करना ये एक प्रकार का कानूनी अपराध है। अगर महिला चाहे तो वो रिपोर्ट करवा सकती कि यहाँ पर मेरे साथ घरेलू हिंसा की जा रही है। अभी की बात है, 2 साल पहले इधर एक लड़की को जला करके मार डाला गया दहेज के लिए। दहेज न देने के कारण क्या कर दिया गया? जला करके मार डाला गया। तो इसको बोलते घरेलू हिंसा और एक प्रकार का क्या कानूनी अपराध है। तो देखिए, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, जब परिवार का कोई पुरुष घर की किसी महिला के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट की धमकी देता है, तो उसको घरेलू हिंसा कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा कहते हैं। और जो अपराध है, इसके खिलाफ अगर वो चाहे महिला तो पूरे खानदान वाले को जेल के अंदर बंद करवा सकती है, लेकिन वो करती नहीं बेचारी। वो सोचती है कि डरी हुई रहती है, नहीं कि नहीं, ऐसा रहता है। लेकिन 1-2 बार पहुंचाना चाहिए जेल, क्योंकि अत्याचार सहना अत्याचार को बढ़ावा देना है। किसी ने तुमको एक झापड़ मारा, तुमने सहन कर लिए, चल यार मार दे यार, मैं कुछ नहीं बोलता, नहीं तो और मारेगा, तुम डर गए। तो तुमने क्या सोचा कि मैंने सहन कर लिया, तो सहन करने से ना उसकी सेह और बढ़ जाएगी। फिर कल आकर में तुमको 2 झापड़ मारेगा, फिर तुम और सहन कर लो। अगर कल का एक सहन कर लिया मैंने, आज का भी और सहन कर लेता हूँ, परसों आकर के वो 3 और तुमको जमा करके जाएगा, ठीक है। तो कभी किसी का इतना सा भी सहन मत करो। पहली बात तो देखो, अपन किसी के बाप का खा रहा है क्या? नहीं खा रहा है। अपन जब किसी के बाप का नहीं खा रहा है, अपन किसी की क्यों सुने? कोई अगर बे करके भी बोलता है, साले तूने बे कैसा बोला, तो को बे बोलने लायक दिख रहा हूँ मैं, बे बोलने लायक दिख रहा हूँ, उठाओ रफ से तो कान के नीचे एक। आ रहा समझ में? ऐसे ही करना चाहिए। समझ रहे हो? अभी 1 साल पहले की बात है, सुनो। कब की बात है? 1 साल पहले की बात है। मैं कहीं बाहर शादी में गया था। कहाँ गया था? बाहर शादी में गया था। एक इंसान जबरन मेरी इल्ली कर रहा था। मैं चुपचाप बैठा था, ठीक है। मैं गाड़ी की आगे की सीट में बैठा था और पीछे से मतलब कि मेरे कान पकड़ खींच रहा था अपने आप, पता नहीं क्यों। उन्होंने एक बार खींचा, दूसरी बार उसने जैसे खींचा, मैंने रट से उसका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ गए, ताकत बहुत है मेरे अंदर, ताकि दिखता नहीं होंगे, दिखता भी होंगे शायद। हाथ पकड़ करके मैंने उसको हाथ मोड़ दिया, पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया बेचारे का, ठीक है। उसकी मम्मी आके लड़ने के लिए, तो मैं लड़के का हाथ मोड़ दिया करके। मैंने बोला सुन लो। वो
सब लोग से पूछ लो, पहले वो मेरा कान पकड़ के खींच रहा था, 10 लोगों ने देखे, दोबारा किसी ने पंगा लेने का कर दिया। और भाई अगर आप अत्याचार सहन करना, अत्याचार को करना है, बढ़ावा देना, कभी किसी की इतना सा मत सुनो, क्योंकि कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। अगर सिर्फ प्यार से समझाने से समझने वाले मान जाते तो कभी भी बांसुरी बजाने वाला कृष्ण का नैया कभी भी सुदर्शन चक्र महाभारत नहीं होने देता। ठीक है, जो दुष्ट लोग होते हैं लात तो बहुत बातों से मानते हैं क्या? नहीं, इसलिए लात चलाना भी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, कभी किसी की सुनो क्या, आज के ज़माने में कभी किसी के सामने झुकने का भी नहीं है, ना किसी के सामने झुकने का है और ना ही किसी के सामने ज़्यादा मतलब कि किसी की सुनने का है। अपना काम करो और अपने काम से काम, और कोई सिस्टम ऐसी बना के रखने का। ठीक है देखो, घरेलू हिंसा क्या एक प्रकार का कानूनी अपराध है। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा कहते हैं। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट भी हो सकता है, या तो पुरुष मारपीट कर रहा है उसके साथ, है ना कि नहीं, उसके साथ मारपीट कर रहा है। और मेरा मानना है कि जो पुरुष महिला को मार रहा है, पीट रहा है, स्त्रियों पर हाथ उठा रहा है, वो पुरुष कहलाने के लायक है क्या? वो पुरुष कहलाने के लायक ही नहीं है। ठीक है, अगर असली मर्द है तो अपने बराबर टक्कर के आदमी के साथ मुकाबला करके दिखा, तो मानेंगे कि तू क्या असली मर्द है। कमजोरों पे क्यों हाथ उठाता है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये लड़की कमजोर नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्यों हाथ उठाता है? ठीक है, आज मेरा शरीर इतना बड़ा है, हाइट 6 फुट 2 इंच, ताकत बहुत है, लेकिन मैंने आज तक किसी अपने से छोटे किसी को भी मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया हूँ। एक 5वीं क्लास का जो बच्चा भी है ना, वो भी मेरे पास आता है ना, तो मैं उससे प्यार से बात करता हूँ, और कैसा है नहीं कि नहीं, जबरन में क्यों जबरन मारूं। और कई लोग को देखो, मैंने कई लोग को देखो ठिडर्री से रहता है, बिल्कुल सिंगल हड्डी ऐसे, और शर्ट की 2 बटन खोल लेता है और ऐसे चलाता है बिल्कुल अकड़ के, बिल्कुल न, और बिल्कुल सिंगल हड्डी। कोई ने कस के और एक हाथ रेपट मार दिया तो 4 दिन बिस्तर से उठेंगे क्या? नहीं। और जब मुँहचपरी करते रहते ऐसा वैसा, और जो छोटे छोटे लोग रहते उनको मारेंगे, पीटेंगे, उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, जबरन में पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, हमारे अंदर ताकत है कि फिर क्या है समझ रहे हो ना, ऐसा रहता है। ठीक है, तो जो पुरुष महिला पर हाथ उठा रहा है, वो जो घरेलू हिंसा कर रहा है, मुझे बताओ, तुम उस लड़की को बोल रहे हो कि तेरे बाप से ये लेकर क्या, तेरे बाप ने मुझे दहेज में ये नहीं दिया है, तेरे बाप ने मुझे, कई परिवार में देखा मैंने, कई लड़ाई होती ना, कई लोग बोलते हैं मनाओ शांत करवाने के लिए, कई 2-4 घर में जाता हूँ मैं शांत करवाने के लिए। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ तुम लोग को मैं। अरे बोलते दहेज की बात करता हो, या कोई दहेज अपराध है। अब साले तुम पुरुष हो, तुमने शादी करके लेके आया, तुमने इतनी औकात नहीं है, तुम साले भीख मांग रहे हो। दहेज मांगना मतलब क्या? एक प्रकार की भीख मांगना, तुम भिखारी हो। साले खुद नहीं कमा सकते हो क्या? खुद कमाओ, खुद के दम पे खरीदो ना, शौक करना है तो। भीख क्यों मांग रहे हो? है नहीं कि नहीं? गलत बोल रहा, सही बोल रहा मैं? भीख क्या, तुम भीख मांग रहे हो? जो भीख ही एक प्रकार की है कि नहीं है भीख? ऐसा रहता है। देखो, इसको घरेलू हिंसा कहते हैं। और कई लोग भावनात्मक शोषण करते हैं। भावनात्मक का मतलब होता है शरीर से मारते पीटते नहीं है, लेकिन जबरन में मेंटल प्रेशर देते रहते हैं। ठीक है, और लड़की लोग को भी ऐसे लड़के लोग बहुत पसंद आते हैं जो उनको मारते पीटते हैं, पता नहीं क्यों, है ना कि नहीं। और अक्सर मैंने देखा भी हूँ, है ना कि नहीं। ये शोषण कैसे हो सकता है? ये शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण हो सकता है। कई बार पुरुष क्या करता है, महिलाओं के साथ मौखिक मतलब कि मुंह से उसको बहुत गंदा गंदा बोलता है, या फिर बहुत सारा कई प्रकार से शोषण कर सकता है। घरेलू हिंसा कानून कब आया? 2005 में आया। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे की हिंसा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रह चुकी है। ठीक है, यानी कि अगर कोई महिला अगर किसी पुरुष का अत्याचार सहन कर रही है तो वो भी अपराध कर रही है। वो भी किस श्रेणी में आएगी? वो भी क्या कर रही है? अपराध कर रही है। लेकिन इसकी दुविधा क्या तुमको मालूम है? इसकी दुविधा ये है कि जिस महिला पर घरेलू हिंसा हो रही है समझना है ना,
जिस महिला पर क्या हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, वो बेचारी उसका विरोध करती है क्या? नहीं करती है ना। और कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनके साथ हिंसा नहीं होती है, वो जबरदस्ती दहेज का कानून पर सीधे सारे लड़कों का कर देती है, फांसा देती है। अरे कहीं देखा मैंने, फेसबुक में एक वीडियो चल रहा था, वो लड़का बिल्कुल सीधा साधा सज्जन बिल्कुल, और वो शादी कर लिया उसने एक लड़की से, और वो लड़की उसको प्रताड़ित कर रही है कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दे, नहीं तेरे को मैं दहेज के झूठे केस में तेरे को क्या कर दूंगी, फंसा दूंगी। फिर एक लड़का आता है, उसको चुपचाप से वीडियो बनाता है, और जब पूरी बात उसकी रिकॉर्ड हो जाती है तो जब मारता लड़की को बिल्कुल धड़ाधड़, किसको फंसाएगी तू, किसको फंसाएगी बता। बोलती तुम हाँ लड़की होगा, हाथ कैसा लगा रहा है? तो उन्होंने बोला कि बेटा वीडियो तेरा रिकॉर्ड कर चुके हमने पूरा, अब हम खुद जा रहा है थाने तेरा वीडियो देने के लिए, ठीक है। तो कई बार इसका कई लड़कियां लोग गलत इस्तेमाल भी करती है, ऐसा होता है ना कि नहीं। तो घरेलू हिंसा क्या एक प्रकार का कानूनी अपराध है। याद हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, पितृ प्रधान समाज को समझाइए। लो क्वेश्चन लिखो, पितृ प्रधान समाज को समझाइए। इतने क्वेश्चन तुमको याद करना ही है, और इतने क्वेश्चन याद करने के बाद अपने तरफ से भी तैयारी करना है, तो ही तुम 10वीं क्लास में कुछ कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, पितृ प्रधान समाज। पितृ प्रधान समाज का मतलब क्या होता है? देखो, पितृ प्रधान व्यवस्था से आशय पितृ की सत्ता से है। किसकी सत्ता से है? पितृ की सत्ता का मतलब होता है पिताजी की सत्ता, ठीक है, सत्ता से है। इस व्यवस्था में परिवार की सत्ता किसके हाथों में होती है? पिता के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? पिता के हाथ होती है। और पिता के बाद उसका बेटा योग्य होता है तो उसके बेटों को पूरी की पूरी जायदाद, जमीन जायदाद क्या कर दी जाती है? हस्तांतरित कर दी जाती है। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है। समाज क्या माना जाता है? पुरुष प्रधान, कि पुरुष है, मर्द के बीच में घर की औरतें नहीं बोलेगी, है कि नहीं, ऐसा सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? पितृ प्रधान समाज। इस व्यवस्था में स्त्री को पुरुष से समाज द्वारा दिए गए कार्य के अनुसार चलना पड़ता है। पितृ प्रधान समाज में क्या होता है कि पुरुष ऑर्डर देगा और महिला लोग क्या करेगी? उसका कार्य उसके अनुसार क्या करेगी? कार्य करेगी, ठीक है। धर्म, समाज और रूढ़िवादी परंपरा में पितृसत्ता को अधिक ताकतवर बनाती है, ठीक है। पुरुष प्रधान समाज, ठीक है। कौन समाज? पुरुष प्रधान समाज। लेकिन दिमाग का, चलो पुरुष प्रधान समाज होना चाहिए, अच्छी बात है, मान रहा है। अगर पुरुष योग्य है, सुनो, पुरुष क्या है? योग्य है। पुरुष अगर धन कमा रहा है, पुरुष अगर परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो उसकी चलना चाहिए। क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लड़का होता है वो नालायक रहता है, लेकिन उसके बाद भी उसको घमंड होता है कि मैं क्यों हूँ? पुरुष हूँ, और अपने आप को हीरो समझता है, ठीक है। आ रहा समझ में? ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन, समरूप समाज, ये मैंने कल समझा दी है ना। क्वेश्चन लिखो, लोकतंत्र में विविधता का क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र में, क्वेश्चन लिखो, लोकतंत्र में विविधता का क्या तात्पर्य है? क्या है क्वेश्चन तुम्हारा? लिखो क्वेश्चन, लोकतंत्र में विविधता क्या से क्या तात्पर्य है? किसमें? लोकतंत्र में विविधता से क्या तात्पर्य है? विविधता क्या होती है और लोकतंत्र में विविधता से क्या तात्पर्य होता है? तो देखो, निम्नलिखित 3 तत्व भारत में सामाजिक विविधता को दर्शाते हैं। सबसे पहले देखो, लोकतंत्र का मतलब मैंने बता दिया तुम लोग को, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अब इसमें विविधता किस प्रकार? सबसे पहले धर्मों की विविधता। धर्मों की विविधता, भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि धर्म, कई प्रकार के धर्मों को मानने वाले क्या होते हैं? लोग होते हैं। इसलिए कहा गया कि भारत देश में क्या है? अनेकता में भी क्या है? एकता है, ठीक है। और सबको मिलजुल करके रहना पड़ेगा, तभी देश का क्या रहेगा? अस्तित्व रहेगा। दूसरा, भाषा की विविधता। भारत में 500 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, 1-2 लैंग्वेज नहीं है भारत देश में। कई बार तो भाषा के आधार पर देश बन जाते हैं,
500 भाषा बोली जाती। कितनी भाषा? 500। और जिसमें से 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता दी है। कई लोग बोलते हैं कि हम धर्म के आधार पर देश बनना चाहिए, कई लोग बोलते हैं भाषा के आधार पर देश बनना चाहिए। अगर भाषा के आधार पर देश का निर्माण होगा ना, तो देश के 22 टुकड़े ऐसे जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए लोकतंत्र का होना क्या बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी रंग रूप का हो, चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, है ना, लेकिन सबसे पहले अपन क्या है? भारतीय है। अगला, जाति विविधता। भारत में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। वास्तव में भारतीय समाज जाति पर आधारित क्या है? समाज है। जातिवाद, धर्मवाद और भाषावाद, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार लोकतंत्र में क्या कई प्रकार की क्या है? विविधताएं देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है रंग भेद क्या है? रंग भेद, रंग भेद मैंने तुम लोग को कल भी बताया था। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 में विधान बनाकर काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी। इसे रंग भेद कहा जाता है। 1948 में एक नियम लेकर के आया कि काले लोग अलग रहेंगे और गोरे लोग अलग रहेंगे, ठीक है। काले लोग गोरे लोग से शादी नहीं करेंगे, ये बड़े नियम होते, ठीक है। तो इसी नियम को कहा गया रंग भेद कहा गया। लेकिन अब क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। भारत देश के महात्मा गांधी ने समाप्त करे थे दक्षिण अफ्रीका में। वो दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने के लिए गए थे। कौन? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है शहरीकरण क्या है? शहरी क्षेत्रों का विस्तार शहरीकरण कहलाता है, ठीक है। या फिर गांव के लोगों का शहर में जाकर रहना और काम करना भी क्या है? शहरीकरण है। अगला प्रश्न तुम्हारा वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था, तो देखो वर्ण व्यवस्था सिद्धांत का अर्थ है गुण, कर्म अथवा व्यवसाय के आधार पर समाज का 4 मुख्य वर्णों में विभाजन करना। इसको अपन कहते हैं वर्ण विभाजन या वर्ण व्यवस्था, ठीक है। पिछले बार के वर्ण व्यवस्था का मतलब ये होता है कि प्राचीन भारत 4 प्रकार के वर्णों में बटा हुआ था। सबसे पहला वर्ण था ब्राह्मण। यह माना जाता था कि ब्रह्मा के मुख से जिन लोगों की उत्पत्ति, उसको अपन क्या कहते हैं? ब्राह्मण। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय। क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण में वे लोग आते थे जो युद्ध लड़ा करते थे, है ना। ये माना गया था कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है, ठीक है। अगला था वैश्य। वैश्य में कौन आते थे? जो लोग के मतलब व्यापार किया करते थे, वो आते थे वैश्य वर्ण में। और शूद्र, जो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा किया करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको शूद्र कहा गया था, ठीक है। इस प्रकार प्राचीन भारत समाज कितने वर्ग में बटा हुआ था? 4 प्रकार के वर्णों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। यह अध्याय तुम्हारा पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ पर अपन ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं ना। ऐसा सुन लो ऑब्जेक्टिव भी तुमको यहीं पर याद हो जाए। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? मीरा कुमारी। मीरा कुमारी क्या थी? भारत की प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। अगला, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से? स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और एक और क्या है? ये क्या दिए गए? मौलिक अधिकार दिए गए। अगला, अमेरिका में नागरिक आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? अमेरिका में नागरिक आंदोलन 1954 से 1968 के बीच चलाया गया था, है ना कि नहीं? अमेरिका में नागरिक आंदोलन कब चलाया गया था? 1954 से 1968 के बीच में। अगला, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस है क्या है? अमेरिकी धावक। धावक का मतलब होता है गेम खेलने वाले, जो खिलाड़ी होते हैं। विराट कोहली क्या है? भारतीय क्रिकेटर, है ना, क्रिकेटर। खली क्या है? भारतीय पहलवान खली, है ना कि नहीं? ठीक है। उसी प्रकार क्या बोलते हैं, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस क्या है? अमेरिकी धावक। ओलंपिक खिलाड़ी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने क्या जीता? स्वर्ण कांस्य पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता। आप सत्य असत्य सही गलत बताना, ठीक है। पहला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्या? सत्य। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी देशों सभी धर्मों को बराबर बराबर मान्यता दी जाती है। दूसरा, लोकतंत्र में मौलिक अधिकार आवश्यक है। सत्य। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार क्या है? आवश्यक है। अगला, लोकसभा सदस्य की लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
सत्य है। लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष। अगला, अश्वेत शक्ति आंदोलन 1986 में उभरा, असत्य। ठीक है। अगला, अब देखो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा देश है? लोकतांत्रिक देश। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है जहां पर इतने भयंकर के चुनाव होते हैं? भारत है। अगला, मेक्सिको ओलंपिक कब हुआ? 1968 में। लिख लो, मेक्सिको ओलंपिक 1968 में हुआ। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। श्रीलंका में खालिस्तान पर भेदभाव है, तो श्रीलंका में भाषा और धार्मिक आधार पर क्या है? भेदभाव है, क्योंकि श्रीलंका किसका गढ़ है? रावण का गढ़ है, और अपन किसको मानने वाले? राम को मानने वाले। ठीक है, तो वहां पर धर्म की बहुत ज़्यादा क्या होती है? लड़ाई। तो श्रीलंका में भाषाई और धार्मिक आधार पर भेदभाव है। अगला, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष रूप से क्या है? लोकतंत्र है। अगला प्रश्न, अश्वेत शक्ति आंदोलन हुआ कहां हुआ? नस्ल और रंग के आधार पर अमेरिका में भेदभाव। इसको अपन क्या बोलेंगे? अश्वेत शक्ति आंदोलन। अमेरिका में नस्ल के आधार पर और रंग के आधार पर क्या हुआ? भेदभाव जो होता था उसको अपन क्या कहते थे? अश्वेत शक्ति आंदोलन कहा करते थे। अगला प्रश्न, एग्रो अमेरिकी कौन है? अश्वेत अमेरिकी जिन्हें 17वीं सदी और 19वीं सदी तक अमेरिका में गुलाम बनाकर रखा गया। क्या होता था कि आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले अफ्रीका से गुलाम खरीद के लाए जाते थे। अफ्रीका से क्या खरीद के लाए जाते थे? गुलाम खरीद के लाए जाते थे, और अमेरिका में उनके हाथ काम करवाया जाता था। उन्हीं को क्या कहा गया? एग्रो अमेरिकी कहा गया। ठीक है, अश्वेत अमेरिकी। प्रवासी से क्या तात्पर्य है? विदेश में रहते हुए अपने देश का नागरिक बना रहना, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रवासी। ठीक है, अगर तुम भारत देश से अमेरिका चले जाओ काम धंधा करने के लिए, तो तुम भारत देश से क्या बन जाओगे? प्रवासी बन जाओगे। अगला, बहुल समाज से क्या तात्पर्य है? एक से अधिक समुदाय से मिलकर बना समाज। ऐसा समाज जो कई प्रकार की जात पात, कई प्रकार के धर्म के लोग यहां पर रहते हैं, उसको अपन बोलते हैं बहुल समाज। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अध्याय क्या हो गया? खत्म हो गया।